बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज हम इसी पुस्तक का चौथा पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है युगों का दौर। ये पाठ अपने आप में ही काफी लंबा है, काफी बड़ा है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे शीर्षक दिए गए हैं। आज इस पाठ के अंतर्गत जिस शीर्षक को हम पढ़ेंगे वो है विकास और ह्रास। ये शीर्षक भी काफी लंबा है जिसको मैंने 2 भागों में बांट दिया है। पहले भाग का वीडियो आप तक पहुंच गया होगा। आज इसी शीर्षक का दूसरा भाग हम पढ़ने जा रहे हैं और ये जो शीर्षक है इस पाठ का 11वां भाग होगा। तो आइए देखते हैं इस शीर्षक के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के विकास और ह्रास के बारे में हमें और क्या जानकारी दे रहे हैं। तो आज का शीर्षक है विकास और ह्रास। भारत के विकास और ह्रास के संबंध में बहुत सारे बिंदु हमने इसी शीर्षक के पहले भाग में पढ़ा है, लेकिन आज हम देखते हैं कि भारत का विकास और ह्रास जो है वो किन कारणों से हो रहा था। भारत को मजबूत बनाने वाले शासकों का कमजोर पड़ना। हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे शासक हुए जिन्होंने बहुत वर्षों तक अपना साम्राज्य चलाया और वो काफी शक्तिशाली भी थे, लेकिन समय के साथ ऐसे कुछ कारण थे जिनसे वो कमजोर पड़ते गए। तो वो कौन कौन से कारण थे, आइए हम एक एक करके देखेंगे। 8वीं शताब्दी में, अब 8वीं शताब्दी में जो राजा यहाँ पर राज करते थे उनके बारे में और साथ ही साथ भारत में ऐसी कौन सी चीजें घटित हो रही थी जिनके कारण इस तरह के जो शक्तिशाली शासक थे वो धीरे धीरे कमजोर पड़ते गए। तो आइए हम देखते हैं। शंकर दक्षिण भारतीय शासक थे। अब यहाँ पर शंकर नाम के एक शासक थे, शंकर नाम के एक राजा थे जो दक्षिण क्षेत्र के शासक थे। दक्षिण में उनका साम्राज्य फैला हुआ था। शंकर के बाद कोई महान दार्शनिक नहीं हुआ। यहाँ पर यह भी माना जाता है कि शंकर जो नाम के शासक थे, शंकर जो राजा थे, उनके बाद कोई भी ऐसा महान राजा इस देश में नहीं हुआ। दक्षिण क्षेत्र में यही सबसे शक्तिशाली और महान राजा माने जाते थे। आगे है, ब्राह्मण और बौद्ध दोनों धर्मों का ह्रास होने लगा। जैसा कि हमें पता है कि हमारे देश में बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग थे, बहुत सारे धर्मों का चलन था। तो उसी तरह से ब्राह्मण, जिन्हें कि सबसे श्रेष्ठ माना जाता था, वो और साथ ही साथ बौद्ध धर्म जिसका उदय भारतवर्ष में ही हुआ था, इन दोनों ही चीजों का धीरे धीरे पतन होने लगा। मूर्ति पूजा का विकृत रूप शुरू हो गया। यहाँ पर मूर्ति पूजन को लेकर के, मूर्ति पूजा का जो चलन था वो भी धीरे धीरे शुरू हो गया, लेकिन इसका जो विकृत रूप था, इसका जो बिगड़ा हुआ रूप था, वो धीरे धीरे लोगों के सामने आने लगा। अब ये कौन सा बिगड़ा हुआ रूप था? ये था जैसे तांत्रिक पूजा और योग पद्धति का भ्रष्ट रूप। यहाँ पर अंधविश्वास में लोगों को बांध दिया गया, तरह तरह की बातें कह के उन्हें डराया जाने लगा, पूजा पाठ के नाम पर उन्हें ठगा जाने लगा और साथ ही साथ योग की ऐसी ऐसी पद्धतियां सामने आई जो कि हमारे समाज को और भ्रष्ट करती गई। अंततः यह कहा जा सकता है कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे भारत की धड़कन मंद होने लगी थी और वह पतन की ओर जा रहा था। भारत में इस तरह की व्यवस्था जब शुरू हो गई, ब्राह्मणों और बौद्ध धर्म का नाश होने लगा, मूर्ति पूजा में लोग जो हैं वो ज्यादा संलग्न हो गए, तांत्रिक पूजा और अंधविश्वास जैसी चीजें लोग मानने लगे, तो यहाँ पर इस स्थिति में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि जो हमारा भारत, जिसे कि सांस्कृतिक रूप से, कलात्मक रूप से इतना समृद्ध माना जाता था, धीरे धीरे भारत की धड़कन ही खत्म होती जा रही थी और वह पतन की ओर बढ़ता जा रहा था। उसका ह्रास जो है वो होता जा रहा था। तो आइए देखते हैं आगे क्या बताया गया है इस शीर्षक के अंतर्गत। कला के क्षेत्र में ह्रास। अब यहाँ पर जो पतन था वो सिर्फ रीति रिवाज या अंधविश्वास तक ही नहीं था, बल्कि कला के क्षेत्र में भी धीरे धीरे चीजें जो हैं वो पतन की तरफ बढ़ रही थी। वो कौन कौन से कारण थे, क्या क्या चीजें थी, आइए देखते हैं। साहित्य में भवभूति आखिरी व्यक्ति माने गए थे। साहित्य के क्षेत्र में एक महान साहित्यकार हुआ करते थे जिनका नाम था भवभूति, और ऐसा माना जाता है कि साहित्य के क्षेत्र में ये जो महान नाम था वो आखिरी नाम माना जाता था। इसके बाद कोई भी ऐसा महान साहित्यकार हमारे भारतीय इतिहास में नहीं रहा। 12वीं शताब्दी में, अब इसके बाद 12वीं शताब्दी में क्या क्या बातें घटित हुई, आइए देखते हैं। गणित के क्षेत्र में भास्कर द्वितीय आखिरी बड़ा नाम था। जैसा कि हमें पता है, चाहे गणित का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो या कला का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में ऐसे ऐसे विद्वान हुए, ऐसे ऐसे कलाकार हुए जिन्होंने भारत का नाम
ऊंचा किया, भारत को विकास के पथ पर वो आगे लेकर गए। लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें खत्म होती गई। गणित के क्षेत्र में भास्कर द्वितीय का जो नाम था वो आखिरी माना जाता था। इसके बाद भास्कर द्वितीय के बाद कोई ऐसा बड़ा गणितज्ञ नहीं है जिसका नाम हमें भारतीय इतिहास में पढ़ने को मिलता है। इसके साथ ही कला के क्षेत्र में भी ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो धीरे धीरे गायब हो रही थी, धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। इसके बारे में E.V. हैवल ने कुछ कहा है, अपना विचार प्रकट किया है। E.V. हैवल जो है वो एक बहुत बड़े चित्रकार थे, बहुत महान चित्रकार थे। अब उनके अनुसार वो अपना क्या विचार रखते हैं, आइए देखते हैं। 7वीं 8वीं से 14वीं शताब्दी तक का युग। अब यहाँ पर इन्होंने जो विश्लेषण किया उसके हिसाब से वो बताते हैं कि 7वीं 8वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी तक का युग जो था वो भारतीय कला का महान युग माना जाता था। इस युग में 7वीं 8वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी तक भारतीय कला जो है वो अपने चरम पर थी। वो उसका बहुत ज्यादा विकास हो रहा था। अच्छे अच्छे कलाकार हमारे समाज में थे। जो राजा महाराजा थे वो उन्हें मान सम्मान के साथ अपने महल में स्थान देते थे, उनका संरक्षण करते थे। और यही कारण था कि भारतीय कला जो थी बढ़ती ही जा रही थी, उसका विकास जो है वो बढ़ता ही जा रहा था। इसी समय यूरोप में गोथिक कला का चरम विकास भी हुआ। यहाँ पर इसी समय, यही वह समय था, 7वीं 8वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी तक का ही वह समय था जबकि यूरोप में गोथिक कला जो थी वो अपने चरम पर थी। उसका जो विकास है वो अपनी चरम पर दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पर जो गोथिक कला है वो इमारतों के निर्माण से जुड़ी हुई एक कला है। उसमें एक अलग तरह की संरचना इमारतों में की जाती है जो कि शंकु के आकार की होती है, त्रिकोण के आकार की होती है। और ये जो कला थी वो उस वक्त अपनी चरम पर थी। इसी कला से प्रेरित होकर के ज्यादातर इमारतें उस वक्त यूरोप में बनाई जा रही थी। तो यहाँ पर इस कला का जो विकास है वो काफी ज्यादा इस युग में हो रहा था। आगे है प्राचीन भारतीय कला का ह्रास। अब यहाँ पर धीरे धीरे एक समय ऐसा था जबकि भारतीय कला जो है वो बिल्कुल अपने चरम पर थी, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जबकि प्राचीन भारतीय कला जो है वो धीरे धीरे पतन की तरफ बढ़ती गई। ये कौन सा युग था, कौन सा समय था? 16वीं शताब्दी में होने लगा। यहाँ पर प्राचीन भारतीय कला का जो पतन है वो 16वीं शताब्दी से शुरू हो गया था। उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में प्राचीन भारतीय परंपरा ज्यादा लंबे समय तक कायम रही। तो जैसा कि हमें पता है, इसका कारण हमें अच्छे से मालूम है कि उत्तर भारत का जो क्षेत्र था वो हमेशा आक्रमणकारियों के हमलों से अस्थिर रहता था। वहां पर कभी भी स्थिरता नहीं रहती थी और यही कारण था कि वहां के जो कलाकार थे वो दक्षिण की तरफ चले गए थे। और यहाँ पर भी जब ह्रास की बारी आई, जब पतन की बारी आई, तो यहाँ पर उत्तर भारत की तरफ जो ये कला का जो ह्रास था या पतन था, कलाकारों का जो धीरे धीरे कम होना था, वो ज्यादातर उत्तर की तरफ देखा जा रहा था और दक्षिण में इसका असर जो था वो थोड़ा देर से देखने को मिला। तो इस तरह से कला के क्षेत्र में क्या क्या कुछ घट रहा था इसके बारे में यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं आगे। इसके बाद है भारतीय कला के बाद है भारतीय उपनिवेशों का भी अंत। यहाँ पर उपनिवेश शब्द जो है इसका अर्थ मैंने पहले भी बहुत बार समझाया है। उपनिवेश जो होते हैं, किसी भी देश के लोग जब किसी दूसरे देश में व्यापार या वहां पर संबंध बनाने के सिलसिले में जाकर रहते हैं, वहां के शासकों से आज्ञा लेकर वहां उन्हें एक क्षेत्र दिया जाता है जहां पर कि वो बस जाते हैं। 1-2 सालों के लिए नहीं बल्कि वर्षों वर्ष तक वो वहां रहते हैं, वहां की संस्कृति अपनाते हैं, अपनी संस्कृति के बारे में उन्हें बताते हैं, कलाओं का भी आदान प्रदान होता है, साथ ही साथ वो व्यापार भी करते हैं। तो इस तरह का जो क्षेत्र स्थापित करके वहां पर बस जाने की जो प्रक्रिया है उसे उपनिवेश कहा जाता है। तो भारतीय उपनिवेश जो थे वो भी धीरे धीरे कम हो रहे थे। भारत से जो लोग दूसरे देशों में जाते थे वो चीजें भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। 9वीं शताब्दी में, अब ये जो चीज है 9वीं शताब्दी में शुरू हो गई थी। 9वीं शताब्दी में क्या हुआ था? उपनिवेशों में बसने के लिए आखिरी दल दक्षिण से गया था। यहाँ पर 9वीं शताब्दी ही वो आखिरी समय था जबकि उपनिवेश स्थापित करने के उद्देश्य से दक्षिण से लोगों का समूह, भारतीय लोगों का समूह आखिरी बार किसी दूसरे देश में गया था। दक्षिण के चोल वंशी बड़ी समुद्री शक्ति बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर दक्षिण क्षेत्र में जो चोल वंश था, चोल वंश के जो लोग थे या वहां के जो बड़े राजा थे, शक्तिशाली राजा थे, वो एक बड़ी समुद्री शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहे थे। लेकिन इनका भी अंत हो गया, चोल वंश का भी अंत हो गया। वो अंत कैसे हुआ? 11वीं शताब्दी में श्री विजय ने उन्हें युद्ध में परास्त कर दिया। उसी समय एक और शक्तिशाली राजा आए, शासक आए, जिनका नाम था श्री विजय।
उन्होंने चोल वंश के राजाओं के साथ युद्ध किया और जिसमें उन्होंने चोल वंश जो है उन्हें परास्त कर दिया, उन्हें हरा दिया। सदियों तक ह्रास प्रक्रिया चलती रही। ये जो भारत के ह्रास की जो प्रक्रिया थी, पतन की प्रक्रिया थी, वो कोई 1-2 सालों की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि सदियों तक वो प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रही और भारत का पतन जो है वो होता रहा। भारत लगातार अपनी प्रतिभा और जीवन शक्ति खोता जा रहा था। यहाँ पर ये साफ देखा जा रहा था कि भारत में जो प्रतिभाएं थी, प्रतिभाएं का मतलब यहाँ की जो पुरानी संस्कृति थी, हमारी परंपराएं थी, रीति रिवाज, कला जो था, वो सारी चीजें धीरे धीरे लोग खोते जा रहे थे। अच्छे अच्छे कलाकार जो थे वो अपनी कला को भूलते जा रहे थे। तो ये सारी जो चीजें हैं ये भारत को पतन की तरफ ले जा रही थी। साथ ही साथ जीवन शक्ति, लोगों में जो एक अलग तरह की शक्ति थी अपने आप को विकास के पथ पर ले जाने की, उस तरह का विचार भी लोगों के मन से हटता जा रहा था। उनमें अब वो शक्ति ही नहीं बची थी कि वो अपने विकास के बारे में या अपने देश के विकास के बारे में सोच सके। यह प्रक्रिया धीमी थी और कई सदियों तक चलती रही। जैसा कि पहले ही बताया गया है, ये जो पतन की जो प्रक्रिया थी वो बहुत धीरे धीरे थी, लेकिन ये लगातार सदियों तक ये प्रक्रिया चलती ही रही। यह प्रक्रिया उत्तर से शुरू हुई और अंत में दक्षिण तक पहुंची। और ऐसा नहीं था कि दक्षिण का जो क्षेत्र था वो इस पतन की प्रक्रिया से अछूता था। धीरे धीरे उत्तर से जो ये प्रक्रिया शुरू हुई पतन की, वो धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते अंततः दक्षिण तक भी पहुंच ही गई। इस राजनीतिक और सांस्कृतिक पतन का कारण क्या था? अब यहाँ जो हमारे भारत के जो इतिहासकार हैं वो इस चीज को शिद्दत के साथ जानना चाहते हैं कि भारत जो कि इतना समृद्ध देश माना जाता था, यहाँ की इतनी समृद्ध संस्कृति थी, इतने बड़े बड़े कलाकार हुआ करते थे, इतने महान शासक थे और इतने अच्छी तरीके से वो अपना शासन चलाते थे। अब इस देश में जो राजनीतिक और सांस्कृतिक पतन हुआ उसका असल में कारण क्या था, उसका मूल कारण क्या था? तो आइए देखते हैं आगे क्या बताया गया है। अब यहाँ पर जो एक सबसे बड़े विद्वान हुए उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनके अनुसार उन्होंने इस सिलसिले में कुछ शब्द कहे हैं, कुछ अपने विचार रखे हैं। वो क्या है? भारतीय दर्शन ने अपनी शक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ खो दी। यहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, भारतीय दर्शन मतलब भारत की जो भी सांस्कृतिक विशेषताएं थी, यहाँ की जो परंपराएं थी, यहाँ के जो कलाकार थे, यहाँ की जो कला थी, वो सारी चीजें भारत ने धीरे धीरे खो दी, क्योंकि भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता धीरे धीरे खोती चली गई थी। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब है यहाँ पर राज करने की स्वतंत्रता उसने खो दी थी। और वो इसलिए था क्योंकि बाहरी जो हमलावर थे, बाहरी जो आक्रमणकारी थे, वो यहाँ आकर के अपना साम्राज्य उन्होंने स्थापित कर लिया। अब वो अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर के आए और साथ ही साथ धीरे धीरे यहाँ पर उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से भारत जो है अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता खोता चला गया और यही कारण था कि भारत जो है वो पतन की तरफ बढ़ता ही चला गया। आगे है राजनीतिक स्वतंत्रता खोने का कारण। अब यहाँ पर राजनीतिक स्वतंत्रता भारत ने किस कारण से खोया, इसके बारे में बताया गया है। भारत में आंतरिक ह्रास पहले ही आरंभ हो चुका था। आंतरिक ह्रास का मतलब है भारत के अंदर ही, भारत में रहने वाले लोगों के बीच में ही कुछ इस तरह की बातें हो रही थी, हमारे समाज में इस तरह की बातें और इस तरह की व्यवस्थाएं चल रही थी जो कि हमारे देश के पतन का कारण बनी। स्वयं पतनशील होने के कारण बाहरी आक्रमणकारियों का मुकाबला करने में असमर्थ था। यहाँ पर भारत का जो पतन था वो अपने आंतरिक कारणों से ही हो रहा था और इसी कारण भारत जो है दिन बर दिन कमजोर होता जा रहा था। इस कमजोरी के कारण जो बाहर से लोग हमारे देश में हमला करके यहाँ पर आ रहे थे, उनका मुकाबला भी हमारे जो शासक थे, हमारे जो राजा थे, वो कर नहीं पा रहे थे। आक्रमणकारी युद्ध कौशल में आगे थे और एक दूसरा कारण यह भी था कि जो बाहरी हमलावर थे वो युद्ध में बहुत ही ज्यादा कुशल थे, उनके पास नई तकनीकें थी युद्ध करने की, जिसके कारण वो आसानी से युद्ध जीत लेते और हमारे देश में उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। राजनीतिक स्वतंत्रता खोने पर सांस्कृतिक ह्रास भी शुरू हो गया। यहाँ पर जैसे ही हमारे भारत भूमि में बाहरी लोगों ने आकर के कब्जा करना शुरू कर दिया, यहाँ पर उन्होंने राजपाट करना शुरू कर दिया, बड़े बड़े भूखंडों को उन्होंने अपना साम्राज्य बना लिया। इसके कारण धीरे धीरे हमारी संस्कृति जो है वो भी प्रभावित होने लगी, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करके शासन ही नहीं कर रहे थे, बल्कि वो अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं उन्होंने यहाँ पर लागू करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे ये जो चीज है ये हमारी संस्कृति को प्रभावित करने लगी और हमारी संस्कृति धीरे धीरे पतन की तरफ बढ़ने लगी।
इन 1000 वर्षों के अंत में भारत का आंतरिक ह्रास स्पष्ट दिखाई देने लगा। अब ये जो प्रक्रिया ह्रास की थी वो हजारों वर्षों तक चलती रही और धीरे धीरे इन 1000 वर्षों में हम साफ देख सकते थे कि हमारा जो भारत है वो धीरे धीरे पतन की तरफ बढ़ रहा था। आगे है भारत का कायाकल्प। अब यहाँ पर ऐसा नहीं था कि भारत के ह्रास की प्रक्रिया अगर चल रही थी तो यहाँ पर भारतीय लोग जो हैं वो चुपचाप बैठकर इस चीज को देख रहे थे। यहाँ पर ये जो चीज थी ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में खटक रही थी और उन्होंने भारत को फिर से अपने पुरानी स्थिति में लाने का फैसला कर लिया था। इस चीज के लिए बहुत सारे लोग अपनी तरह से कोशिशें भी कर रहे थे। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी कोशिशें थी जिससे भारत को फिर से विकास के पथ पर लाना संभव हो सका था। हर सभ्यता के जीवन में ह्रास और विघटन के दौर आते हैं और ये एक सर्व सत्य बात है कि हर सभ्यता, चाहे कोई भी सभ्यता हो, एक समय ऐसा आता है जबकि वो विकास की चरम सीमा पर रहता है, लेकिन धीरे धीरे अपने अंदरूनी कमियों की वजह से ही उस सभ्यता का पतन भी होने लगता है। और यही चीज हमारे भारत के साथ भी हुई थी। एक समय ऐसा था कि भारत जो है वो विकास के पथ पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अपनी आंतरिक कमजोरियों की वजह से भारत जो है वो पतन की तरफ आने लगा। भारत ने आगे बढ़कर नए सिरे से अपना कायाकल्प कर लिया। यहाँ पर भारत के जो लोग थे उन्होंने हार नहीं मानी और ऐसे ऐसे फैसले लिए, ऐसे ऐसे काम किए गए जिससे कि भारत आगे बढ़ा। पतन के रास्ते से फिर से अपने आप को बदलने के लिए उसने विकास का पथ चुन लिया। भारत में एक सक्रिय अंत स्थल सदैव नए संपर्क बनाता रहा। यहाँ पर इस तरह के लोग थे जिनके हृदय में इस तरह की बात खटकती थी कि हमारे इतने समृद्ध देश का पतन कैसे संभव है, और इसी सोच के साथ उन्होंने कोशिशें की और अपने नए संपर्क उन्होंने दूसरे देशों से स्थापित किए। नए संपर्कों से भारत अपना विकास करता रहा। तो इस तरह से जब भारत का नए नए देशों के साथ संपर्क स्थापित होने लगा, यहाँ के लोग जो हैं वो आसपास के देशों के साथ अपना संबंध बनाने लगे, तो भारत फिर से एक बार विकास के पथ पर आगे बढ़ने लगा। यह विकास भारत के अतीत से भिन्न था, लेकिन आज की जो परिस्थिति थी वो सदियों पहले जो भारत का अतीत था उस विकास से बिल्कुल अलग थी। आज भारत ने परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को बदल लिया था और जिस तरह की परिस्थितियां थी उसी तरह से उसने आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। भारत का अतीत से गहरा संबंध भी बना रहा। यहाँ पर यह भी चीज है, भारत विकास करने लगा था लेकिन उसने अपने अतीत को, अपनी परंपराओं, अपने रीति रिवाज को उसने कभी भी नहीं छोड़ा। उसके साथ भी उसका गहरा संबंध बना ही हुआ था। भारत का विचित्र संयोग यह है कि यहाँ के लोगों के व्यवहार में रूढ़िवादिता और विचारों में प्रगतिशीलता है। भारत के लोगों में एक अद्भुत विशेषता है, वो यह है चाहे उनके विचारों में कितनी भी प्रगतिशीलता आ जाए लेकिन वो अपने पुरानी जो चीजें हैं उसे कभी भी नहीं छोड़ते। अपनी रूढ़िवादिता, अपने परंपराएं, अपने रीति रिवाज, उसे वो कभी भी नहीं भूलते। तो यहाँ पर भारत एक तरफ आगे बढ़ रहा था, विकास के रास्ते पर चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने अतीत से, अपनी परंपराओं से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। अन्य सभ्यताओं के पतन का उल्लेखनीय उदाहरण, यहाँ पर पतन की जो स्थिति थी वो सिर्फ भारत के साथ ही नहीं थी, ऐसी बहुत सारी और सभ्यताएं थी जिन्होंने इस तरह की स्थिति का सामना किया था। तो वो कौन कौन सी सभ्यताएं थी, कौन कौन से देश थे? रोम के पतन के साथ, यहाँ पर रोम जो है वहां पर भी इसी तरह की स्थिति आई थी। एक समय ऐसा था जबकि ये देश बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा जो थी काफी समृद्ध थी और ये विकास के पथ पर आगे जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसका भी पतन शुरू हो गया। यूरोप की प्राचीन सभ्यता का भी अंत हो गया, साथ ही साथ यूरोप की जो प्राचीन सभ्यता थी उसका भी धीरे धीरे अंत जो है वो होता हुआ नजर आ रहा था। तो इस तरह से भारत जो है पतन के रास्ते पर जा तो रहा था, लेकिन यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, यहाँ के जो भारतीय लोग हैं, उनके मन में इस तरह की इच्छा थी कि भारत को इस स्थिति से निकालना है और फिर से उसे विकास के मार्ग पर लेकर जाना है, और अंततः उनकी कोशिश जो है वो सफल रही। इसके बाद जो बिंदु है वो कुछ इस तरह से है, भारतीय सभ्यता के अंत का कारण। भारतीय सभ्यता का जो अंत हमें नजर आ रहा था उसका असल में कारण क्या था, इस बारे में बहुत सारे इतिहासकार जो हैं वो उन्होंने काफी अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने कुछ बिंदुओं पर रोशनी डालते हुए जो कारण हमें बताए हैं वो कुछ इस तरह से है।
भारतीय समाज व्यवस्था का बढ़ता कट्टरपन। यहाँ पर ये जो स्थिति थी ये भी जिम्मेदार थी कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता के अंत के लिए। तो वो कौन सी स्थिति थी? हमारी भारतीय जो समाज व्यवस्था थी उसमें बढ़ता हुआ कट्टरपन। जैसा कि हमें पता है भारतीय समाज एक समय ऐसा था जबकि हमने भारतीय समाज को 4 वर्गों में बांट दिया था। सबसे श्रेष्ठ जो है वो ब्राह्मण माने जाते थे, उसके बाद क्षत्रिय आते थे, उसके बाद वैश्य थे और सबसे अंत में शूद्रों की बारी आती थी। तो यहाँ पर समाज जो है वो 4 वर्गों में बट गया था और यहाँ पर इस चीज को बहुत ही कट्टरता के साथ अपनाया गया था। गैर मिलनसारी व्यवहार। यहाँ पर जब समाज को अलग अलग वर्णों में बांट दिया गया तो यहाँ पर वो एक दूसरे से मिलते नहीं थे, घुलते मिलते नहीं थे और वो गैर मिलनसार जो रवैया है उन्होंने अपना लिया था। सभी लोग अपने ही लोगों के साथ घुलते मिलते थे और उन्होंने अपना अपना एक समूह बना लिया था। इसके बाद है भारतीय जाति व्यवस्था में ये चीजें देखी जा सकती थी। भारत की जो जाति व्यवस्था थी, जैसा कि मैंने पहले बताया है, 4 जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी समाज की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें क्या क्या चीजें हमें नजर आ रही थी वो हमें यहाँ पर बताया गया है। रचनात्मकता नष्ट होती गई। यहाँ पर इस व्यवस्था के कारण हमारे देश में जो कलाकार थे, हमारी जो कलाएं थी वो धीरे धीरे नष्ट होती गई। रचनात्मकता जो थी वो धीरे धीरे नष्ट होती गई। मनुष्य अलग अलग वर्गों में बंट गए। जो मनुष्य थे उन्हें अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया था। ये जो बटे हुए जो वर्ग थे, सभी वर्ग अपने अपने हिस्से का काम सिर्फ देखा करते थे, उन्हीं कामों को वो किया करते थे। वो कौन कौन से काम थे? क्षत्रिय सुरक्षा और युद्ध करते। जो क्षत्रिय जो वर्ग था उसे सिर्फ देश की सुरक्षा और युद्ध करने में ही लगा दिया गया था। वो और किसी भी क्षेत्र में अपना दखल नहीं देते थे। आगे है ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना जाता था। जो ब्राह्मण वर्ग था वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। इसके बाद है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को नीचा मानते थे। अब यहीं पर दूसरी तरफ ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे, वो जो तीसरा वर्ग था वैश्यों का वर्ग, जो कि व्यापार में संलग्न था, जो सिर्फ व्यापारिक जो चीजें हैं वो देखा करता था, उनको ब्राह्मण और क्षत्रिय नीचा मानते थे। और इसके साथ जो आखिरी वर्ग आता था वो था शूद्रों का। शूद्रों नीची जाति को शिक्षा और विकास से दूर रखा गया। सबसे शोचनीय जो दशा थी वो थी शूद्रों की। उनकी प्रगति के लिए, उनके विकास के लिए कोई भी सोच विचार नहीं कर रहा था और इन्हें शिक्षा से और विकास से भी दूर कर दिया गया था। शूद्रों को ऊंची जाति के लोगों के अधीन रहना होता था और साथ ही साथ शूद्रों को सिर्फ जो ऊंची जाति थे उनके अधीन रह करके ही उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। तो यहाँ पर ये जो सबसे नीची जाति थी, शूद्रों की जो जाति थी, शूद्रों का जो वर्ण था, उनकी जो स्थिति थी वो सबसे दयनीय थी। आगे का बिंदु कुछ इस तरह से है। विदेश जाने वाले भारतीयों में आया बदलाव। यहाँ पर उसी समय कुछ लोग विदेशों की तरफ भी रुख करने लगे थे, विदेश जाने लगे थे। विदेश जाने पर उनकी मानसिकता, उनकी सोच में क्या बदलाव आया था? सबसे पहले उनके सोचने का तरीका, उनकी मानसिकता जो है वो बदल गई थी। वो और खुले विचारों के हो गए थे। उनके रीति रिवाजों में भी बहुत सारे बदलाव देखे जा सकते थे। वो विदेशी लोगों से प्रभावित होने लगे थे। अर्थव्यवस्था, व्यापार से जुड़ी हुई जो भी चीजें थी वो भी धीरे धीरे बदल रही थी। कट्टरपन दिखाई नहीं पड़ता था। अब विदेशों में जाने के बाद जो लोगों के विचारों में जो बदलाव आया था उसके कारण एक समय जो समाज में कट्टरपन था वो कट्टरपन धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा था। उपनिवेशों में वे फले फूले। साथ ही साथ फिर से उपनिवेशों का चलन बढ़ गया था। देशों में जो भारतीय लोग जाकर अपने उपनिवेश कायम करते थे वहां पर लोग बहुत ही प्रगति कर रहे थे, अपना व्यापार बढ़ा रहे थे और साथ ही साथ फल फूल रहे थे। तेजस्विता और रचनात्मक शक्ति बढ़ी। इसके साथ ही साथ उनकी तेजस्विता, उनके सोचने समझने का तरीका, उनके जीवन जीने का तरीका सब कुछ बदलने लगा और साथ ही साथ रचनात्मक शक्ति भी बढ़ने लगी। उन्होंने अपनी कलाओं का आदान प्रदान किया, विदेशों से भी जो अच्छी कलाएं थी उन्हें अपनाया, अपनी कला का ज्ञान उन्हें दिया। इस तरह से उनकी रचनात्मकता भी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तो इस तरह से भारतीय सभ्यता जो है उसके अंत का कारण भी बताया गया और धीरे धीरे किस तरह से वो पतन के रास्ते से अपने आप को हटाकर विकास के पथ पर ले जाने लगी थी उसके बारे में भी यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं। आगे का बिंदु कुछ इस तरह से है। भारत के सामाजिक ढांचे ने भारतीय सभ्यता को प्रभावित किया। यहाँ पर भारत का जो सामाजिक ढांचा था, सामाजिक ढांचा का मतलब है समाज जो 4 वर्णों में बंट चुका था, उसका प्रभाव हमारे समाज पर, हमारी सभ्यता पर सीधा
पड़ रहा था। वो कौन कौन सा प्रभाव था, किस तरह से हमारा समाज जो है हमारी सभ्यता को प्रभावित कर रहा था, आइए देखते हैं। लोग गुटों में बंटकर कार्य करने लगे थे। यहाँ पर जो कलाकार वर्ग थे वो सिर्फ अपने कलाकारों के साथ ही एक समूह बनाकर रहते थे। जो वाणिज्य या व्यापार से जुड़े हुए लोग थे वो उनका अलग समूह होता था, ब्राह्मणों का अलग समूह होता था, शूद्र जो है उन्हें सबसे अलग कर दिया गया था। तो इस तरह से लोग जो हैं अपने वर्णों के हिसाब से अलग अलग समूहों में बंट करके कार्य कर रहे थे। दस्तकारी, शिल्प, वाणिज्य और व्यापार का विकास हुआ और इसी तरह से दस्तकारी हाथ से जो चीजें बनाई जाती हैं, उस कला का, शिल्प का, साथ में वाणिज्य, व्यापार का, इन सारी चीजों का विकास भी देखा जा रहा था। इनका विकास तो हो रहा था, लेकिन एक समय ऐसा भी आया लोग अपने अपने समुदायों तक ही सीमित रह गए। इसके बाद एक समय ऐसा आया जबकि लोग जिस तरह से वर्णों में बटे हुए थे वो सिर्फ अपने वर्णों तक ही सीमित होकर रह गए। अलग अलग समुदायों में उन्होंने अपने आप को बांट लिया। देश की एकता और विकास में यह बाधा बन गई। अब यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जिस देश में लोग एकता के साथ न रहें, उनमें एकता ना हो, उनमें भाईचारा ना हो, वो देश कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। तो वही चीज यहाँ पर भारत में देखी जाने लगी, भारत के समाज में देखी जाने लगी। देश में एकता नहीं रह गई, सब लोग गुटों में बंट गए थे और यही चीज जो है भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा बनकर सामने आने लगी। खास तरह के धंधे पुश्तैनी बन गए। अब यहाँ पर जो कलाकार थे जो एक ही तरह का कार्य जीवन भर करते आ रहे थे, उस तरह का काम उनका पुश्तैनी काम बन गया। उन्होंने उस काम को अपने आने वाली पीढ़ी तक ही सिर्फ सीमित कर लिया। नए ढंग के कामों से लोग बचने लगे। अब जो कलाकार यदि वो शिल्पकारी में लगे हैं तो यहाँ पर उनका पूरा जीवन सिर्फ शिल्पकारी में ही बीत जाता। यहाँ पर वो किसी भी दूसरे काम को सीखने में कोई रुचि नहीं दिखाते थे और वो दूसरे कामों को करने से बचने भी लगे थे। एक ही तरह का कार्य करने पर लोगों का विकास रुक गया और ये जो एक ही कार्य करने की जो आदत थी उनकी, इस कारण उनका विकास जो है धीरे धीरे रुकता चला गया। समाज में उन्हें नीचा दर्जा दिया गया और धीरे धीरे उनकी स्थिति जो थी समाज में वो धीरे धीरे नीची होती गई। भारतीय समाज के पतन का यह सबसे बड़ा कारण था। तो इस तरह से लोगों का समूहों में बंट जाना, सिर्फ अपने ही कार्य को करना, किसी दूसरे कार्य को सीखने में कोई रुचि ना दिखाना, ये सारी जो चीजें थी ये भारतीय समाज को पतन के रास्ते पर ले जाने लगे। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि इस ह्रास का क्या प्रभाव हमारे जो भारतीय लोग हैं उनके जीवन में पड़ा। सबसे पहले विचारों में, उनके विचारों में बहुत सारे बदलाव आए। दूसरा है दर्शन में, जीवन को देखने का जो नजरिया था उनका, उसमें भी काफी सारे बदलाव देखे जा सकते थे। राजनीति में, यहाँ पर चूंकि बाहरी लोग आकर के यहाँ पर राजपाट करने लगे, उन्होंने अपना साम्राज्य फैला लिया, तो यहाँ पर राजनीतिक परिस्थितियां जो हैं वो भी धीरे धीरे बदलने लगी। ह्रास का जो प्रभाव है वो राजनीतिक स्थितियों में भी पड़ने लगा। युद्ध की पद्धति में बाहरी लोग यहाँ आकर के उन्होंने युद्ध के नए नए नियम बनाए। जो प्राचीन जो युद्ध के जो नियम थे उन्हें धीरे धीरे भुलाने लगे। बाहरी दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं। यहाँ पर भारतीय लोग जो थे उन्हें बाहरी जो दुनिया है वहां पर क्या कुछ घट रहा है उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट करके रह गए। बाहरी दुनिया से कोई संपर्क उनका नहीं रहा। बाहरी दुनिया से उन्होंने अपने आप को बिल्कुल काट लिया। उनका कोई संपर्क बाहर के देशों से नहीं रह गया था। सामंतवादिता की भावना बढ़ने लगी। यहाँ पर सामंतवादिता का अर्थ होता है किसी भी देश में इस तरह का कोई शक्तिशाली व्यक्ति, चाहे वो कोई जमींदार हो या कोई राजा हो, उसने वहां पर जो कृषि योग्य जो भूमि है उसका सारा अधिकार वो अपने हाथों में रख लेता है और उससे जो भी उपज होती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो अपने पास रखता है और बहुत ही छोटा हिस्सा वो वहां पर काम करने वाले मजदूर हो या किसान हो उन्हें वो देता है। तो इस तरह की व्यवस्था जिस समाज में होती है उसे सामंतवादिता कहा जाता है। तो ये जो चीजें थी वो हमारे समाज में धीरे धीरे बढ़ने लगी। भारत की अखंडता का ह्रास, इस तरह से भारत में जो एक अखंडता और एकता की भावना थी वो धीरे धीरे लोगों में कम होने लगी। गिरोहबंदी की भावना बढ़ी। समाज जो कि अलग अलग वर्णों में बंट चुका था तो यहाँ पर गिरोह में लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। समूहों में लोगों ने अपने आप को बांट लिया।
भारतीय अर्थव्यवस्था संकुचित हो गई और यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। अर्थव्यवस्था का मतलब है जो भी व्यापार के सिलसिले में किया गया कोई भी कार्य, वो जो चीजें हैं वो धीरे धीरे कम होने लगी। ह्रास के बाद भी भारत की सभ्यता के बचे रहने का कारण, लेकिन यहाँ पर इतने पतन के बाद भी, इतनी गिरावट के बाद भी यहाँ पर इतने गिरावट के बाद भी, भारत का इतना ज्यादा पतन होने के बाद भी भारतीय सभ्यता किस कारण से बच गई, किस तरह से हम आज भी भारत को एक समृद्ध देश के रूप में देखते हैं, इसका क्या कारण था? भारतीयों की जीवन शक्ति और दृढ़ता की भावना। यहाँ के लोग इस तरह के थे जिन्होंने अपनी जीवन शक्ति को बनाए रखा। जीवन में आगे बढ़ने की जो एक लालसा थी, एक जो इच्छा थी, उसे हमेशा दृढ़ता के साथ उन्होंने पकड़े रखा। कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। लचीलापन व अपने को ढालने की क्षमता, और दूसरा जो उनमें गुण था वो था लचीलापन। परिस्थिति के अनुसार भारतीय जो थे उन्होंने अपने आप को बदल लिया और साथ ही साथ परिस्थिति के अनुसार उन्होंने अपने आप को ढाल भी लिया। उसी परिस्थिति के अनुसार उन्होंने अपना जीवन बिल्कुल बदल लिया। तो ये जो क्षमता उनके अंदर थी, ये जो गुण था उनके अंदर, वही चीज भारतीय सभ्यता को बचाने में काम आई। नए विचारों और संपर्कों का लाभ उठाया। यहाँ पर नए नए देशों से उनके संपर्क बढ़े, नए नए लोगों के विचारों को उन्होंने समझा, उन्हें अपनाया और साथ ही साथ उसका पूरा लाभ उठाया। अतीत के अवशेषों से बंधी रही। यहाँ पर एक जो सबसे अद्भुत बात भारतीयों में देखी जाती थी वो ये था कि चाहे वो कितने भी नए देशों से संपर्क स्थापित कर लें, नए विचारों को अपना लें, अपने आप को बदल लें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अपने अतीत से, अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से पूरी तरह से बंधे हुए थे। उन्होंने अपने अतीत को कभी भी खोने नहीं दिया, अपनी परंपराओं को कभी भी उन्होंने छोड़ा नहीं। तो ये सारे बिंदु जो हैं वो भारत के ह्रास और विकास की कहानी हमें बताती है। बच्चों, यहाँ पर इस शीर्षक से संबंधित जितने भी फ्लो चार्ट्स आप लोगों को मैंने दिखाए हैं, उनके पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। और आशा है आज जो फ्लो चार्ट से जो भी मैंने ये शीर्षक आपको समझाने की कोशिश की है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। भारत की खोज पुस्तक में जो अन्य पार्ट हैं उनका वीडियो फ्लो चार्ट के रूप में आपको फिर से देखने को मिलेगा। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।